बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम क्लास। जैसा कि आपको पता है कि हमारा जो सेशन है वो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन से रिलेटेड सेशन स्टार्ट है फर्स्ट डे बायो का। आज चैप्टर को हमने डिटेल में डिस्कस करना है, वो चैप्टर नंबर 5 है और चैप्टर नंबर 5 में जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ANP के अकॉर्डिंग वर्ड पॉइंट ऑफ व्यू से उसको इंशाल्लाह हम डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहला क्वेश्चन जो है वो हमारा है एवोल्यूशनरी हिस्ट्री। एवोल्यूशनरी हिस्ट्री का मतलब क्या होता है कि जो अब जानदार दुनिया में मौजूद हैं, चाहे वो प्लांट्स हों चाहे वो एनिमल्स हों, उनका पुराने जानदारों के साथ पिछले जानदारों के जो अब मौजूद नहीं हैं उनके साथ क्या रिलेशनशिप था, ये हम इसको एवोल्यूशनरी हिस्ट्री के अंदर स्टडी करते हैं। मतलब जो अब डिसेंडेंट्स मौजूद हैं इनका अपने एंसेस्टर्स के साथ क्या रिलेशन था, ये एवोल्यूशनरी हिस्ट्री कहलाती है। और इस एवोल्यूशनरी हिस्ट्री का पर्पस ये है, इसका फ़ायदा ये होता है कि इसको स्टडी करके हम ये जानदारों को क्लासीफाई करना आसान हो जाता है कि इसको इस्तेमाल करके हम जानदारों को मुख्य ग्रुप्स वगैरह के अंदर क्लासीफाई कर सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्लासिफिकेशन ऑफ ज़ीमेज। ज़ीमेज इज़ द साइंटिफिक नेम ऑफ कॉर्न प्लांट। कॉर्न का मकई का जो साइंटिफिक नेम है वो ज़ीमेज है और इसकी क्लासिफिकेशन मतलब इसकी टैक्सोनॉमिकल हायरार्की आपने बतानी है और ये आपको बुक में पेज नंबर 68 पर प्रॉपर हायरार्की मिलेगी, यानी इसकी किंगडम, फाइलम, क्लास, ऑर्डर से लेकर एडनेट स्पीशीज तक और आगे इसके नाम मेंशन होंगे कि किंगडम प्लांटी है, इसकी फाइलम जो है इसका एंथोफाइटा है, क्लास जो है वो एंजियोस्पर्मी है, इसी तरह सो चलते जाएंगे। तो जीनस इसका जी है और स्पीशीज इसकी मेल है। तो ये प्रॉपर आपको हायरार्की मिल जाएगी बुक के अंदर से, आपने वहाँ से करनी है। क्वेश्चन नंबर 3 है डिफरेंस बिटवीन ब्लू बेल्स एंड ब्लैक बर्ड्स। ब्लू बेल्स क्या है? ब्लू बेल्स ये बेसिकली फ्लावर्स की एक टाइप है। ठीक है, ये बेसिकली बेल शेप फ्लावर्स होते हैं, बेल की तरह की इनकी शेप होती है। इन फ्लावर्स को ब्लू बेल्स का नाम देते हैं। और इसी तरह से ब्लैक बर्ड्स ये बर्ड्स की एक टाइप है। यूजुअली ब्लैक बर्ड्स का नाम से पता लग रहा है काला परिंदा, लेकिन यहाँ ब्लैक बर्ड दो परिंदे हैं, दो एनिमल या दो बर्ड्स ऐसे हैं जिनको हम ब्लैक बर्ड्स कहते हैं, एक रेवंस और दूसरा हाउस फ्लावर। ये दोनों ब्लैक बर्ड्स कहलाते हैं, लेकिन दोनों में फ़र्क है। तो अब साइंटिस्ट वगैरह को जब मिसाल के तौर पर एक साइंटिस्ट रेवंस के बारे में बात कर रहा था तो उसे जब वो ब्लैक बर्ड का वर्ड यूज़ करता था तो ब्लैक बर्ड के वर्ड में क्योंकि दोनों एनिमल्स आते थे तो फिर इसको कन्फ्यूजन होती थी। तो इस कन्फ्यूजन को दूर करने के लिए क्या किया गया, एक प्रॉपर सिस्टम इंट्रोड्यूस करवाया गया कि हर जानदार को एक प्रॉपर नाम दे दिया जाए जो इसको बाकी तमाम जानदारों से डिफर करवाए। ठीक है, और उस सिस्टम को क्या नाम दिया गया, दिस विल बी नेम्ड एज बाइनोमियल नोमेनक्लेचर। तो अगली की टर्म है हमारी कि बाइनोमियल नोमेनक्लेचर क्या होता है। बाइनोमियल का मतलब होता है, बाई का मतलब दो, ठीक है, नोमियल का मतलब नाम, नोमेनक्लेचर का मतलब होता है किसी जानदार को नाम देना। तो हम जब एक जानदार को साइंटिफिक नाम देते हैं तो उसके नाम के अंदर दो चीज़ें होती हैं, एक होता है जीनस और एक होती है स्पीशीज। और ये दोनों नाम मिलकर जीनस और स्पीशीज का नाम मिलकर पूरा एक जानदार का साइंटिफिक नेम बनता है और इस प्रोसेस को बाइनोमियल नोमेनक्लेचर का नाम दिया जाता है। ये प्रोसेस सबसे पहले कार्डिनस लिनियस ने इंट्रोड्यूस करवाया था। इसने सबसे पहले मुख्तलिफ किस्म के प्लांट्स के साइंटिफिक नाम बताए और देन इसके बाद इसने एनिमल्स पर रिसर्च की और डिफरेंट एनिमल्स के भी साइंटिफिक नेम बताए। ठीक है, बाइनोमियल नोमेनक्लेचर के अकॉर्डिंग आपके एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से जिनके नाम आपको आने चाहिए वो आपने देखने हैं, साइंटिफिक नेम ऑफ अनियन, ह्यूमन, अमलताज, पोटैटो एंड ब्रिंजल, इनके नाम आपको आने चाहिए। अनियन का नाम आपको पता है एरियनसिपा होता है, इसी तरह ह्यूमन का नाम होमो सैपियंस है। सिमिलरली अमलताज प्लांट जो है इसका नाम होता है कासिया सिस्टूरिया और इसी तरह से पोटैटो जो है इसका नाम होता है सोलानम ट्यूबरसम और जो ब्रिंजल है इसका नाम होता है सोलानम मेलेंचिना। ठीक है, तो इनके साइंटिफिक नाम आपने एज अ शॉर्ट याद रखने हैं। नाम लिखने का तरीका आपने याद रखना है, तो आपको पता होना चाहिए कि जीनस का पहला वर्ड कैपिटल लिखते हैं और स्पीशीज़ का पहला वर्ड यानी सारा स्पीशीज़ फॉर्म लिखा जाता है और उसके अलावा या तो उसको इटैलिक राइटिंग में लिखें या फिर इनको दोनों को जीनस और स्पीशीज़ को अंडरलाइन कर देते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है डिफरेंस बिटवीन प्रोकैरियोटिक एंड यूकैरियोटिक। प्रोकैरियोटिक एंड यूकैरियोटिक टर्म्स जो हैं ये बेसिकली ग्रीक लैंग्वेज की टर्म्स हैं। ठीक है, जब किंगडम सिस्टम क्लासिफिकेशन का इंट्रोड्यूस करवाया जाने लगा तो उसमें सबसे पहले ये दो ग्रीक लैंग्वेज की टर्म इंट्रोड्यूस करवाएंगी, प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक। प्रो का मतलब होता है पहले, प्रिमिटिव, कैरियोटिक का मतलब न्यूक्लियस। ठीक है, और इसी तरह से यू का मतलब होता है ट्रू और कैरियोटिक का मतलब न्यूक्लियर। यानी कि प्रोकैरियोटिक वो जानदारों को कहा जाता था जो प्रिमिटिव जानदार थे। जब ज़मीन के ऊपर लाइफ पॉसिबल हुई तो सबसे पहले जानदार जो ज़मीन पर आए उन जानदारों को प्रोकैरियोटिक का नाम दिया। ठीक है, और यूकैरियोटिक उन जानदारों को कहा जाता है जो लेटेस्ट जानदार हैं। अब यानी कि अगर हम प्रॉपर डिफाइन करें तो प्रोकैरियोटिक ये वो जानदार हैं जिनमें प्रॉपर न्यूक्लियस नहीं होता और यूकैरियोटिक ये वो जानदार है जिनमें प्रॉपर न्यूक्लियस पाया जाता है।
ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है रोल ऑफ अर्नस्ट हैकेल इन द क्लासिफिकेशन सिस्टम। अर्नस्ट हैकेल एक साइंटिस्ट आया था 18 समथिंग में और इसने आगे जो था क्लासिफिकेशन सिस्टम में एक बड़ा इंपॉर्टेंट रोल अदा किया। इसके आने से पहले सिर्फ 2 किंगडम्स मौजूद थी, एक किंगडम प्लांटी और एक किंगडम एनिमेलिया। तो अर्नस्ट हैकेल ने आकर एक नई किंगडम इंट्रोड्यूस करवाई और वो थी किंगडम प्रोटिस्टा। और किंगडम प्रोटिस्टा में इसने उन ऑर्गेनिजम्स को रखा जो कि यूनिसेलुलर थे, यूकैरियोट्स थे और वो कुछ प्लांट्स की तरह देखने में लगते थे, कुछ एनिमल्स की तरह, यानी यूग्लिना लाइफ थे। ठीक है। नेक्स्ट है रोल ऑफ रॉबर्ट व्हिटेकर, मार्गुलिस एंड श्वार्ट्ज इन क्लासिफिकेशन सिस्टम। रॉबर्ट व्हिटेकर का क्या काम है क्लासिफिकेशन में कि इसने प्रॉपर 5 किंगडम सिस्टम इंट्रोड्यूस करवाया। अर्नस्ट हैकेल के दौर में 3 किंगडम्स बन गई, एक किंगडम प्लांटी, एक एनिमेलिया और एक प्रोटिस्टा। रॉबर्ट व्हिटेकर ने आके 2 नई किंगडम इंट्रोड्यूस करवाई, एक किंगडम फंगाई और दूसरी किंगडम मोनारा। ठीक है। और इससे ये किंगडम सिस्टम बनाया था इनकी सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन के हिसाब से और इनका मोड ऑफ न्यूट्रिशन के हिसाब से कि किस तरह फूड लेते हैं। उसके बाद 2 साइंटिस्ट आए, मार्गुलिस और श्वार्ट्ज। इन दोनों ने आके रॉबर्ट व्हिटेकर का जो 5 किंगडम सिस्टम था उसको थोड़ा मॉडिफाई किस सेंस में किया, किंगडम वही 5 थी लेकिन उनमें जो क्लासिफिकेशन की बुनियाद थी वो सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन और मोड ऑफ न्यूट्रिशन के साथ साथ इसमें इन्होंने जेनेटिक्स वगैरह को भी इस्तेमाल किया। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्लासिफिकेशन वायरसेस, सॉरी कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ वायरसेस। पहले देख लेते हैं वायरसेस की खसूसियात क्या प्रॉपर्टीज हैं वायरसेस की। आपको पता है वायरसेस जो है कि बॉर्डर लाइन पर होते हैं, कुछ प्रॉपर्टीज इनमें लिविंग जैसी हैं, कुछ प्रॉपर्टीज नॉन लिविंग जैसी। इनका साइज जो होता है, इनका डायमीटर जो होता है वो नैनोमीटर्स में होता है, यानी कि बैक्टीरिया से भी ये छोटे होते हैं साइज। एक बैक्टीरिया का साइज माइक्रोमीटर में होता है लेकिन एक वायरस का साइज नैनोमीटर में। उसके अलावा वायरसेस जो हैं ये पैरासाइट्स इन नेचर हैं, यानी ये दूसरे जानवरों को नुकसान पहुंचाएंगे और बदले में इनसे फ़ायदा लेंगे। समझ की बात की। और मुख्तलिफ किस्म की इनकी प्रॉपर्टीज आपकी बुक में मेंशन है, आप वहाँ से देख सकते। उसके अलावा ऑब्लिगेट इंट्रासेलुलर पैरासाइट्स। ऑब्लिगेट का मतलब होता है लाजमी, इंट्रासेलुलर सेल के अंदर, पैरासाइट यानी ऐसे पैरासाइट जो कि टोटली अपने होस्ट के ऊपर डिपेंड करते हैं। अगर इनको होस्ट में से निकाल दिया जाए तो ये डेड कर जाएंगे। ऐसे पैरासाइट्स को ऑब्लिगेट इंट्रासेलुलर पैरासाइट्स कहते हैं। और वायरसेस जो हैं ये सारे के सारे ऑब्लिगेट इंट्रासेलुलर पैरासाइट्स हैं, मतलब जैसे ही अपने होस्ट से निकलेंगे तो ये कुछ देर बाद डेड कर जाएंगे, होस्ट डिपेंडेंट है। नेक्स्ट टर्म है विरियॉन्स। ये आपको स्ट्रक्चर ऑफ वायरस के अंदर ये टॉपिक मिलेगा। विरियॉन्स क्या होता है, कंप्लीट मैच्योर बॉडी ऑफ द वायरस इज कॉल्ड विरियॉन। नेक्स्ट क्वेश्चन है कैप्सिड एंड जीनोम। एक विरियॉन जो होता है यानी पूरी वायरस की जो बॉडी होती है उसमें 2 चीज़ें होती हैं, एक होता है इसका कैप्सिड और एक होता है इसका जीनोम। कैप्सिड क्या होता है, ये प्रोटीन का कोट है। ठीक है। ये प्रोटीन का शेल होता है, कोट होता है और इस कोट के अंदर एक डीएनए या आरएनए का मॉलिक्यूल न्यूक्लिक एसिड मौजूद होता है कि कोट जो है उसे हम कैप्सिड कहते हैं और जो अंदर डीएनए या आरएनए होता है वो क्या कहलाता है, इसका जीनोम। ठीक है। नेक्स्ट टर्म है कैप्सोमर्स। कैप्सोमर्स आर द सब यूनिट्स ऑफ द कैप्सिड। ठीक है। आप ये समझ लें कि एक वायरस की जो पूरी हमने बाउंड्री बनानी है, कैप्सिड बनाना है पूरा, उसकी जो ईंटें हैं वो क्या है, कैप्सोमर्स। कैप्सोमर्स यूनिट्स हैं जो जुड़ते जाते हैं और उनके जुड़ने से एक पूरा कैप्सिड बनता है। क्लियर। हर वायरस के अंदर कैप्सोमर्स की तादाद जो है वो डिफरेंट होती है और फिक्स होती है और हम इन कैप्सोमर्स की तादाद से पता लगा सकते हैं कि ये कौन सा वायरस है। आपकी बुक में कुछ एग्जाम्पल्स मेंशन भी आप वहाँ से देख सकते हैं। नेक्स्ट है शेप्स ऑफ वायरसेस। वायरसेस की शेप्स डिफरेंट किस्म की होती हैं, जैसे कुछ वायरसेस स्फेरिकल शेप में होते हैं, गोल, कुछ वायरसेस आइकोसाहेड्रल शेप में होते हैं, कुछ वायरसेस ट्यूब टाइप होते हैं रॉड शेप के, कुछ क्यूब शेप के होते हैं, कुछ डायमंड शेप के होते हैं, कुछ स्पाइरल होते हैं इन नेचर और कुछ टैडपोल टाइप होते हैं। ठीक है। तो मुख्तलिफ शेप्स हैं वायरसेस। क्लियर। आगे देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट आर प्रियॉन्स। ये बड़ा इंपॉर्टेंट शॉर्ट है जो आपको स्ट्रक्चर ऑफ वायरस के साथ एक येलो बॉक्स होगा उसमें मिलेगा। प्रियॉन्स क्या होते हैं। प्रियॉन्स वायरसेस नहीं हैं बट ये वायरस लाइक ऑर्गेनिजम्स हैं। ये वो जानदार हैं या आप समझ लीजिए वो वायरसेस की टाइप है दैट कंटेन्स आरएनए ओनली। इनमें सिर्फ आरएनए पाया जाता है, इनमें प्रोटीन कोड नहीं होता, इन्हें हम प्रियॉन्स कहते हैं। समझ लगी। और ये जानदार जो है ये प्रियॉन्स होते हैं ये ज़्यादातर अटैक करते हैं प्लांट्स के ऊपर।
ठीक है, प्लांट्स में ज़्यादातर अटैक करते हैं और ज़्यादातर प्रियॉन जो है ये कैंसर काज करते हैं। समझ आई बात? ठीक है। उसके अलावा नेक्स्ट आइकोसाहेड्रल का क्या मतलब है? मैंने पीछे भी आपको बताया शेप्स ऑफ वायरसेस में एक शेप आइकोसाहेड्रल भी होती है। आइकोसाहेड्रल का मतलब होता है ऐसी शेप जिसकी 12 फेसेस हो, ठीक है, इस तरह की शेप जिसमें वायरस जो है उसकी 12 फेसेस हों, उसे हम आइकोसाहेड्रल शेप का नाम देंगे। क्लियर? नेक्स्ट आता है क्वेश्चन स्ट्रक्चर ऑफ द टी फेज। टी फेज आपको पता है बैक्टीरियोफेज की एक टाइप है, इसका आपने स्ट्रक्चर बताना है। अगर ये डायग्राम पूछेंगे कि ड्रॉ द स्ट्रक्चर, तो आप जस्ट डायग्राम बनाएंगे लेबलिंग के साथ। और अगर तो ये डिस्क्राइब करने के लिए पूछा जाए तो फिर आप उसके स्ट्रक्चर को साथ डिस्क्राइब भी करेंगे। ये है बैक्टीरियोफेज की डायग्राम, ये डायग्राम आप बनाएंगे इसके अंदर, और इसका जो स्ट्रक्चर है इसको ब्रीफली इसी डायग्राम को आपने एक्सप्लेन करना है। लोग आपकी इस पहला पैराग्राफ उनसे आप देख सकते हैं, ठीक है। उसके अलावा नेक्स्ट क्वेश्चन है मैकेनिज्म एक्शन ऑफ बैक्टीरियोफेज। स्ट्रक्चर के नीचे ही नेक्स्ट पोर्शन है मैकेनिज्म एक्शन का, जिसमें डिफरेंट स्टेप्स आते हैं। उन स्टेप्स को आपने ब्रीफली एक्सप्लेन करना है अगर शॉर्ट में आया कि पहला स्टेप है लैंडिंग, फिर अटैचमेंट होती है, अटैचमेंट के बाद जो है वो पेनिट्रेशन करता है, पेनिट्रेशन के बाद इंजेक्शन होता है डीएनए का, और इंजेक्शन के बाद फिर रेप्लिकेशन या डुप्लीकेशन होती है, और फिर ये पूरा एक लाइफ साइकिल चलता है, ठीक है। अच्छा, उसके अलावा लिटिक एंड लाइसोजेनिक साइकिल, ये बड़ा इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन है। बाज़ अवत कुछ वायरसेस जो होते हैं जब अपना जेनेटिक मटीरियल डीएनए या आरएनए वगैरह अपने बैक्टीरिया की बॉडी में इंट्रोड्यूस कर देते हैं, तो वो बैक्टीरिया की बॉडी में जाके डीएनए वो क्या करता है, वो रेप्लिकेट करता है, कॉपीज बनाता है, और अंदर ही उस बॉडी के अंदर बहुत सारे नए बैक्टीरियोफेजेस बन जाते हैं। जब वो बैक्टीरिया जो है बैक्टीरियोफेज से फिलअप हो जाता है तो वो फटता है, और उसके फटने से सारे के सारे बैक्टीरियोफेज बाहर निकल आते हैं, ठीक है, और वो अगले बैक्टीरिया सेल्स के ऊपर अटैक कर देते हैं। ये जो साइकिल है जिसमें वो फट जाता है, लिसिस हो जाती है, इस प्रोसेस को हम कहते हैं लिटिक साइकिल, ठीक है। लिटिक वर्ड निकला लिसिस से, लिसिस का मतलब फट जाना, ब्रेक डाउन हो जाना, क्लियर। इसके बरक्स दूसरा साइकिल कुछ बैक्टीरियोफेज में होता है लाइसोजेनिक साइकिल। लाइसोजेनिक साइकिल में जब एक बैक्टीरियोफेज अपना डीएनए या आरएनए बैक्टीरिया की बॉडी में एंटर कर देता है, तो वो बैक्टीरिया की बॉडी के अंदर न्यूक्लियस में चला जाता है, ठीक है, और न्यूक्लियस का हिस्सा बन जाता है कौन, उस वायरस का, उस बैक्टीरियोफेज का डीएनए या आरएनए बैक्टीरिया के डीएनए और आरएनए के साथ मिलकर उसका हिस्सा बन जाता है, और इसी तरह अंदर ही अंदर उसके अंदर इन्फेक्शन फैलाता जाता है, लेकिन वो सेल फटता नहीं है। ऐसा साइकिल जो होता है वो लाइसोजेनिक साइकिल है। और इस स्टेज में लाइसोजेनिक साइकिल की स्टेज में जो बैक्टीरियोफेज होगा उस बैक्टीरियोफेज को हम प्रोफेज का नाम देते हैं, ठीक है। प्रोफेज ये वो बैक्टीरियोफेज होगा जो कि लाइसोजेनिक साइकिल का, क्लियर हो गया। नेक्स्ट टर्म है भी इंडक्शन और टेम्परेट फेज, ये दोनों इकट्ठी टर्म्स हैं, मैं इकट्ठा बताऊंगा आपको। बाज़ का क्या होता है कि एक बैक्टीरियोफेज लाइसोजेनिक साइकिल कर रहा है बैक्टीरिया में, लेकिन सडनली अचानक किसी वक्त जो है वो लाइसोजेनिक से लिटिक साइकिल में कन्वर्ट हो गया। मतलब जो इसका वायरस का डीएनए या आरएनए बैक्टीरिया के डीएनए और आरएनए के साथ अटैच हो गया हुआ था, वो किसी वक्त क्या होता है डीअटैच हो गया और उससे सेपरेट होके वैसे ही लिटिक साइकिल शुरू कर दी, वो ये कॉपीज बनाए और फिर बैक्टीरियोफेजेस बने और सेल फट जाए। अगर ऐसा हो जाए कि लाइसोजेनिक से लिटिक हो गया तो इस तरह का प्रोसेस क्या कहलाता है, इंडक्शन प्रोसेस। और इस केस में जो फेज कहलाएगा वो फेज क्या कहलाएगा, टेम्परेट फेज, समझ आएगी, जो कि लाइसोजेनिक से लिटिक हो चला। इज इट क्लियर? नेक्स्ट टर्म देखिए क्लासिफिकेशन ऑफ वायरसेस। वायरसेस को हमने बेसिकली इनकी शेप के हिसाब से क्लासीफाई किया है, जो कि अभी मैंने आपको पहले बताई कि कुछ वायरसेस रॉड शेप हैं, कुछ आइकोसाहेड्रल हैं, कुछ रॉड शेप हैं, कुछ सर्कुलर हैं, स्फेरिकल हैं वगैरह वगैरह, ठीक है, वो आपको देखिए। नेक्स्ट है कुछ वायरसेस हैं, इनके बारे में आपने ब्रीफली एक्सप्लेन करना है। स्मॉल पॉक्स वायरस, मम्प्स एंड मीजल्स वायरसेस और पोलियो वायरस, ये तीन मोस्ट इंपॉर्टेंट है। स्मॉल पॉक्स वायरस क्या होता है, ये वायरस बेसिकली जब ह्यूमन बॉडी में जाएगा तो ये पॉक्स बनाता है। पॉक्स का मतलब क्या है, ब्लडी पस लाइक छाले से बन जाते हैं बॉडी के ऊपर, ठीक है। जब वो छाला फटता है उसमें से ब्लड निकलता है और वो उस पॉक्स के निशान बॉडी के ऊपर रह जाते हैं, इस वजह से इस बीमारी को स्मॉल पॉक्स का नाम दिया जाता है। समझ लगी? इस बीमारी की वैक्सीन जो है वो इन्वेंट हो चुकी थी
जिसकी वजह से इस बीमारी का इतना अच्छा इलाज आया, इतनी अच्छी वैक्सीन आई कि अब दुनिया के अंदर माना जाता है कि किसी पर्सन को स्मॉल पॉक्स की बीमारी नहीं है। उर्दू में इसे हम चीचक की बीमारी कहते हैं, ठीक है, जो कि अब नहीं होती। अब बहुत कोई हो कि जंगलात वगैरह में कोई वीराना में कोई लोग रहते हो, जाहिल लोग, तो उनको मे भी हो, लेकिन आम जनरल जो दुनिया है हमारी उसके अंदर ये बीमारियाँ मौजूद नहीं हैं। इतनी अच्छी और स्ट्रॉन्ग वैक्सीनेशन इसकी नहीं है। नेक्स्ट मम्स एंड मीजल्स। मम्स डिजीज़ आपको पता है कि वो डिजीज़ होती है जिसे हम उर्दू में कनपेरे कहते हैं, कि जो हमारे ये जो क्या कहते हैं ये चीक्स होती हैं ये स्वेल कर जाती हैं, जहाँ पर हमारे गले में ग्लैंड्स होते हैं उनमें इन्फ्लेमेशन हो जाती है, सूजिश हो जाती है और जिस वजह से वो स्वेल कर देते हैं, तो फिर कान में और इस हिस्से में क्या होती है पेन होती है। इस बीमारी को मम्स कहते हैं। इसी तरह मीजल्स को उर्दू में खसरा कहते हैं, ठीक है। और खसरा की बीमारी में भी क्या होता है, छोटे छोटे बॉडी के ऊपर दाने बनते हैं पेशेंट को, और वो ऐसा ऐसा गर्मी की वजह से जो है ना वो ठीक भी हो जाती हैं, ठीक है, टाइम लगता है लेकिन ठीक हो जाती है। तो ये मीजल्स और मम्स ये दोनों बीमारियाँ भी किस तरह से होती हैं, वायरस से। एक और बात आपको याद रखनी है कि जो स्मॉल पॉक्स वायरस है ये एक RNA वायरस है, ठीक है, और उसके अलावा ये वायरस है एनवेलप्ड इन नेचर, ठीक। इसी तरह से जो मम्स और मीजल्स के वायरसेस हैं ये वायरसेस एक ख़ास किस्म के वायरसेस का ग्रुप है जिसे कहते हैं, क्या कहते हैं इन्हें, पैरामिक्सो वायरसेस। पैरामिक्सो वायरसेस ये पूरा एक ग्रुप है। इन ग्रुप के अंदर ये दो तरह के वायरसेस जिसकी एग्जाम्पल है, एक मम्स वायरस और एक मीजल्स वायरस, ठीक है, पैरामिक्सो वायरसेस। और पैरामिक्सो वायरसेस जो होते हैं ये बेसिकली ज़्यादातर एनवेलप्ड होते हैं और ये भी DNA कंटेनिंग RNA कंटेनिंग वायरस है, ठीक है। नेक्स्ट है पोलियो वायरस। पोलियो वायरस आपको पता है कि ये पोलियो करता है और इस वायरस की शेप भी स्फीरिकल होती है और माना जाता है कि सबसे छोटा वायरस जो है साइज़ के हिसाब से वो ये पोलियो वायरस है। और ये वायरस भी एनवेलप्ड होगा और इसके अलावा इसके अंदर RNA मौजूद होता है, ठीक है, RNA न्यूक्लिक एसिड इसमें क्लियर हो गया। नेक्स्ट देखें रेट्रोवायरसेस। रेट्रोवायरसेस आर RNA वायरस, यानी ये वो वायरसेस हैं जिनके अंदर RNA न्यूक्लिक एसिड पाया जाता है, इनमें DNA मौजूद नहीं होता। रेट्रोवायरसेस ज़्यादातर क्या करते हैं, कैंसर काज करते हैं, इस वजह से रेट्रोवायरसेस को हम ऑन्कोवायरसेस भी कहते हैं। ऑन्कोवायरस का मतलब क्या होता है, जो वायरसेस कैंसर काज करें, क्लियर। अगली टर्म आती है रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज। रेट्रोवायरस की एग्जाम्पल क्या है, इसकी एग्जाम्पल है जैसे मिसाल के तौर पर रैबीज वायरस, इसी तरह से HIV, ठीक है, ये क्या है ऑन्कोवायरस, सॉरी रेट्रोवायरस इसकी एग्जाम्पल में RNA होता है। रैबीज वायरस कौन सा होता है, जो रैबीज डिजीज करता है। रैबीज डिजीज क्या होती है, जो पागल कुत्ते के काटने से होती है, ठीक है। मैट डॉग अगर एक नॉर्मल पर्सन को काट ले तो उस कुत्ते से उस नॉर्मल पर्सन की बॉडी के अंदर ये रैबीज वायरस चला जाएगा, जो कि बॉडी में जाके फोबिया डिजीज कर देता है। फोबिया देता है, समझे, फोबिया मतलब डर लगता है। अब वो फोबिया डिफरेंट होती है। यूजुअली ज़्यादातर पेशेंट्स के अंदर हाइड्रोफोबिया होता है, मतलब उन्हें पानी से डर लगता है। ग्लास में भी सामने पानी पड़ा होगा तो उससे डरने लगते हैं, ज़रा सा खड्डा होगा पानी का तो उससे डरने लगेगा। इसी तरह से कुछ लोगों को ऑप्टिकोफोबिया होता है, यानी लाइट से डर लगने लगता है, रोशनी चलती है वो डर जाते हैं, या अंधेरे से डरने लग जाते हैं। कुछ लोगों को जो है हाइट का फोबिया आ जाता है, ऊंचाई से उनको डर लगने लग जाता है। थोड़ी सी भी ऊंचाई होगी, थोड़ा सा गड्ढा होगा तो डरने लगती है। ये रैबीज वायरस के इफेक्ट्स होते हैं ब्रेन के ऊपर, और ऐसे पेशेंट्स से होते हैं अगर इनका प्रॉपर शुरू से ट्रीटमेंट ना करवाया जाए तो चंद दिनों के अंदर इनकी डेथ हो जाती है पागल कुत्ते के काटने। और इसकी पहचान ये है, एक इंटरेस्टिंग इन्फॉर्मेशन है कि इसकी पहचान ये कि अगर किसी खुदा ना खास्ता कुत्ते ने काट दिया और आपने पता लगाना है कि आया वो पागल कुत्ता था कि नहीं। अब जारी बात है बीमारी के सिम्टम्स का तो वेट नहीं ना करेंगे कि अब देखें उसको 2-3 दिन वेट उसको फोबिया हो रहा है कि नहीं हो रहा। तो इसका एक सिंपल तरीका होता है, जो अगर वो मैट डॉग है तो वो बाइट करने के बाद हफ्ते के अंदर वो भी डेड कर जाएगा, पागल कुत्ता भी मर जाएगा काटने के बाद। और अगर तो वो डॉग नॉर्मल है तो फिर वो जो है वो मरेगा नहीं काटने के बावजूद बचे तो, ठीक है, ठीक हो गया। तो ये बेसिकली क्या था कि ये हमने बात की, एक जनरल इन्फॉर्मेशन मैंने आपको दी रैबीज वायरस के बारे में।
इसी तरह HIV वायरस जो कि एड्स काज करता है, ये भी एक रेट्रोवायरस की फॉर्म। नेक्स्ट क्वेश्चन, रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज। रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज एक एंजाइम है जो क्या करता है, ट्रांसक्रिप्शन का उल्ट काम करेगा। ट्रांसक्रिप्शन क्या होती है, कन्वर्जन ऑफ DNA इनटू RNA, DNA से RNA का बनना है ट्रांसक्रिप्शन। रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन क्या होती है, RNA से दोबारा DNA का बनना, क्योंकि रेट्रोवायरस में RNA है ना, तो RNA से DNA बनाने के लिए रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज एंजाइम इनके अंदर मौजूद होता है, जिसको डायरेक्ट DNA में कन्वर्ट करता है। ठीक है, ऑन्कोवायरस भी हो गया। अगला क्वेश्चन है HIV इज होस्ट स्पेसिफिक इन नेचर। HIV जो है ये होस्ट स्पेसिफिक है, मतलब ये वायरस एक स्पेसिफिक होस्ट के ऊपर अटैक करेगा और उसको डिजीज काज करेगा, एड्स काज करेगा, और इसका होस्ट क्या होता है, ह्यूमंस होती है। ठीक है, नेक्स्ट है प्रिवेंशन ऑफ एड्स। एड्स की प्रिवेंशन यानी एड्स डिजीज को किस तरह से प्रिवेंट किया जा सकता है। नंबर 1 क्या प्रिकॉशन होगी, कंट्रोल ऑफ द फ्रीली सेक्सुअल कॉन्टैक्ट्स। नंबर 2 कंट्रोल ऑफ द अनहाइजीन इंस्ट्रूमेंट्स, सर्जिकल इंस्ट्रूमेंट्स होते हैं या जो दूसरे इंस्ट्रूमेंट्स वगैरह होते हैं, जैसे कि ब्लेड्स हैं, रेजर्स वगैरह हैं शेविंग के, या सिरिंजेस वगैरह हैं इंजेक्शन लगाने के लिए, या दूसरे सर्जिकल इंस्ट्रूमेंट्स हैं, वो अनहाइजीन नहीं होने चाहिए, उनको स्टेरिलाइज करके हाइजीन करके फिर यूज़ किया जाए। ठीक है, तो इसी तरह से ब्लड ट्रांसफ्यूजन ये भी एक काज हो सकता है, इससे भी बचा रहे। आप ब्लड ट्रांसफ्यूजन से पहले HIV स्क्रीनिंग टेस्ट करवाया जाए, अगर तो HIV वायरस मौजूद है तो वो ब्लड नॉर्मल पर्सन को ना लगाया जाए। तो ये वो काजेज़ हैं, इन्हीं काजेज़ को प्रिवेंट कर लेंगे, प्रिकॉशंस कर लेंगे तो हम HIV वायरस से बच सकते हैं। तो ये था भी क्लास आज का हमारा टॉपिक, जिसमें चैप्टर 5 को डिटेल में डिस्कस किया। हमने इसमें कितने इंपॉर्टेंट क्वेश्चन करते थे वो सारे क्वेश्चन को थोड़ा डिस्कस कर लिया। कल इंशाल्लाह हम नेक्स्ट चैप्टर के साथ चलेंगे, तब तक के लिए इजाज़त दें, अल्लाह हाफ़िज़।